ये है दिल्ली दर्पण। मणिपुर जो पिछले 1.5 महीने से जल रहा है, भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में रहेगी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी, देश के अंदर शांति, अमन और चैन कायम नहीं रह सकता। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर नफरत की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में रहेगी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी, देश के अंदर शांति, अमन और चैन कायम नहीं रह सकता। और जब देश में नफरत के बीज बोए जाएंगे, जब देश में शांति ही नहीं होगी, तो देश तरक्की नहीं कर सकता, नौजवान को रोजगार नहीं मिल सकता, माताओं बहनों को महंगाई से छुटकारा नहीं मिल सकता, किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिल सकता, आम इंसान की जिंदगी की दुश्वारियां कम नहीं हो सकती। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, मणिपुर जो पिछले 1.5 महीने से जल रहा है, आज उस मणिपुर की हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी यह साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है उनकी नफरत की फैक्ट्री का विस्तार पूरे देश में होता रहे, उनकी नफरत की फैक्ट्री का विस्तार पूरे देश में होता रहे। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़ा कराओ, कभी हिंदू सिख के नाम पर झगड़ा कराओ, कभी हिंदू क्रिश्चियन के नाम पे झगड़ा कराओ। जब धर्मों का झगड़ा खत्म हो जाए तो जाट और गैर जाट के नाम पे झगड़ा कराओ, हिंदुओं में झगड़ा कराओ, मराठा गैर मराठा के नाम पे झगड़ा कराओ, हिंदुओं में झगड़ा कराओ, कुकीज और मैती में झगड़ा कराओ, आदिवासी समुदायों के बीच में झगड़ा कराओ। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है। भारतीय झगड़ा पार्टी झगड़े कराकर, नफरत फैलाकर, हिंसा फैलाकर पूरे देश की बर्बादी भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं इस देश के लोगों से कि इनकी असलियत को पहचानिए। जब तक ये अस्तित्व में रहेंगे, इस देश का विकास नहीं हो सकता, नौजवान के हाथ को रोजगार नहीं मिल सकता, महंगाई से छुटकारा नहीं मिल सकता, किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिल सकता। 1.5 महीने से मणिपुर जल रहा है, सैकड़ों लोग की जान चली गई, कुकीज और मैतीस के बीच में झगड़ा कराया, हिंसा हो रही है और हिंसा भी कोई सामान्य हिंसा नहीं। उस राज्य की एक महिला मंत्री का घर जला दिया गया, देश के केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर जला दिया गया, तमाम नेताओं को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हजारों की संख्या में घर जला दिए गए मणिपुर में, हजारों की संख्या में। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि बताओ जरा हमें कि कैसे वहां पर AK-47 और विदेशी हथियारों का इस्तेमाल मणिपुर की हिंसा में हो रहा है। कहां से आ रहे हैं हथियार? चीन से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, म्यांमार से आ रहा है, कहां से आ रहा है? लेकिन प्रधानमंत्री खामोश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से मणिपुर की हिंसा पे मणिपुर का मां नहीं निकल रहा है, मां। इसलिए यह साबित होता है कि एक अक्षम, एक गैर पढ़े लिखे, एक ऐसे प्रधानमंत्री देश के अंदर हैं जो देश को बर्बादी की ओर लेके जाना चाहते हैं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, कोई काम उनको नहीं करना है, सिर्फ नफरत फैलाओ और राज करो।
यही भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री का फॉर्मूला है। और जैसा मैंने आपको कहा, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को क्रिश्चियन से लड़ाओ। जब धर्मों के झगड़े से खाली हो जाओ तो जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, आदिवासी दो समुदायों के आदिवासी के दो समुदायों के बीच में झगड़ा कराओ, आदिवासी को आदिवासी से लड़ाओ। तो ये भारतीय झगड़ा पार्टी का काम है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अमेरिका और विदेशों की सैर छोड़िए, हिंदुस्तान की जो परिस्थितियां हैं उसमें आइए, मणिपुर जाइए और जाकर उस परिस्थिति का सामना करके उसका समाधान कीजिए। आपके ही लोग मारे जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, फिर भी आप खामोश हैं। तमाम लोग कैंप्स के अंदर रह रहे हैं हजारों की संख्या में, फिर भी आप खामोश हैं। यह बहुत ही दुख का विषय है। इसलिए मणिपुर हिंसा पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी का प्रतीक है। मणिपुर की हिंसा इन लोगों के द्वारा फैलाई गई नफरत के कारण हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की सोच के कारण हो रही है। दूसरा विषय आज रेलवे का है। प्रधानमंत्री ने रेलवे को भी पूरी तरीके से बर्बाद किया है। इनकी सरकार ने रेलवे को पूरी तरीके से बर्बाद किया। पहले रेल का बजट अलग से आता था, गाड़ियां नई शुरू होती थी, बुजुर्गों के लिए यात्रा में छूट होती थी, पहले तमाम किराए में रियायत मिलती थी। आज बुजुर्गों को मिलने वाली कंसेशन इस सरकार ने खत्म कर दिया। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है। अडानी को तो लाखों करोड़ का फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन बुजुर्गों को, वृद्ध लोगों को जो छूट मिलती थी रेलवे में, वो छूट खत्म कर दी सरकार ने। पूंजीपतियों को तो लाखों करोड़ का टैक्स माफ करेंगे, लेकिन बुजुर्गों की जो छूट थी, जो कंसेशन था, उसको खत्म कर दिया। रेलवे सुरक्षा की बात करें, आज टिकट कटा के भी आपको सीट नहीं मिलती। भूसे की तरह, जानवरों की तरह ट्रेन में लोग भर भर के जा रहे हैं। टिकट करा लिया, रिजर्वेशन करा लिया, सीट नहीं मिल रही, धक्के खा रहे हैं लोग, ट्रेन उपलब्ध नहीं है, घंटों विलंब जा रही है, दुर्घटना होती है, उसकी सीबीआई जांच दे के लीपापोती। आप मुझे बताइए, जिस घटना के बारे में 3 महीने पहले 9 फरवरी को वहां के चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट आ चुकी थी कि अगर यहां इंटरलॉकिंग सिस्टम ठीक नहीं किया गया, बालेश्वर वाली जो घटना हुई उसमें साफ तौर पे 3 महीने पहले 9 फरवरी को यह कहा गया कि अगर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम ठीक नहीं किया गया तो यहां कोई बड़ी घटना हो सकती है। कब? 9 फरवरी की रिपोर्ट है, 9 फरवरी की चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट को रेल मंत्रालय ने और मोदी सरकार ने नजरअंदाज किया। जब 300 लोगों की जान चली गई तो वहां जाके ड्रामा कर रहे हैं, कह रहे हैं गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है। ड्रामा हो रहा है। तो इसलिए रेलवे को बर्बाद करने का काम भी हमारे चौथी पास राजा ने किया। आज रेलवे में यात्री सुविधाएं समापन की ओर बढ़ रही हैं। दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन, पटरियों से ट्रेन का उतरना, ये तमाम घटनाएं तेजी के साथ बढ़ रही हैं।
और एक मसला दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेके है। आप सबसे कुछ छुपा नहीं है। कभी कई किलोमीटर तक एक बेटी को घसीट के मार दिया जाता है, कभी एक बेटी को चाकुओं से गोद के मार दिया लगातार कई चाकुओं से गोद गोद के उसको मार दिया जाता है, कभी एक बेटी को काट काट कर अलग अलग जगहों पर उसका शव फेंका जाता है, उसके टुकड़े फेंके जाते हैं, कभी गैंग वॉर होता है सड़कों पर दिल्ली के, कभी न्यायालय के अंदर हत्या होती है। यह दिल्ली की घटनाएं बता रहा हूं मैं। देश की राजधानी दिल्ली, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था अमित शाह जी के हाथ में है, दिल्ली के एलजी महोदय के हाथ में है, विनय कुमार सक्सेना जी के हाथ में है। उनको तो केजरीवाल से लड़ने से फुर्सत है नहीं, तो कानून व्यवस्था कब देखेंगे? वो भी नफरत की फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं। तो नफरत की फैक्ट्री के प्रोडक्ट जो भी होंगे, उनको कानून व्यवस्था या शांति बहाली से तो कोई मतलब है नहीं, तो उनको तो झगड़ा करना है दिल्ली सरकार से, केजरीवाल से। तो कानून व्यवस्था कब देखेंगे? आज जिस तरीके से 2 बहनों की हत्या हो गई, सुबह सुबह गोली मार के हत्या हो गई, यह फिर से एक बार दिखाता है कि दिल्ली विनय कुमार सक्सेना के एलजी रहते हुए, अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, आम आदमी के लिए सुरक्षित नहीं है, न्यायालय तक सुरक्षित नहीं है। और पता यह चल रहा है कि वो सट्टेबाज थे, सट्टेबाज। कोई 15,000 रुपए के लेन देन का कोई प्रकरण, कोई मामला हो, परिवार के लोगों का बताना है, और उनको गोली मार दी जाती, 2 बहनों को, उनकी हत्या हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि इसमें शीघ्र ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर, इन मामलों को तेजी से चलाकर, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के हरीश खुराना का बयान है कि सीएम बताएं कि उन्होंने कितनी बार कमिश्नर से मीटिंग की, सांसदों के साथ कितनी बार बैठक की कानून व्यवस्था को लेकर। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और अमित शाह के हाथ में है। उन्होंने यहां पर एक झगड़ेबाज एलजी बिठा रखा है, जिसको कोई काम करना नहीं, वो दिन रात झगड़ा करता रहता है सरकार से, उसको कानून व्यवस्था देखनी नहीं। क्या दिल्ली के किसी थानेदार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल कार्रवाई कर सकते हैं? क्या दिल्ली के कमिश्नर, डीसीपी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल कार्रवाई कर सकते हैं? क्या जिस क्षेत्र में सट्टेबाजी हो रही है, अपराध हो रहा है, हत्या हो रही है, उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई सस्पेंशन की, कोई निलंबन की कार्रवाई अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं? तो ये अपने गुनाह दूसरे के ऊपर टालने से कब तक काम चलेगा? अरे केजरीवाल जी के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा के लिए जो करना होता है, सीसीटीवी कैमरे का जो जाल बिछाया है, उसमें दुनिया में नंबर 1 शहर दिल्ली है। जो हमारे काम है हमने किया है। केजरीवाल जी ने सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया। प्रधानमंत्री की भतीजी का भी पर्स छीना गया, तो पुलिस ने उसी कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे से फुटेज निकालकर अपराधियों को पकड़ा। तो हमारे जिम्मे तो जो काम है उसको बेहतरीन करके दिखा रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की गुनाहों पे, अपराधों पे बातें कहना और अपनी गलती को दूसरे के सर मढ़ना, ये भाजपाइयों को बंद करना चाहिए और अपने अंदर झांकना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए। सर, आप लोग कई बार इस सरकार की तुलना इमरजेंसी वाले दौर से करते रहे हैं। आज पीएम ने भी मन की बात में इमरजेंसी का जिक्र किया, यात्राएं दी गई, थोपा गया। कैसे देखते हैं, क्योंकि इमरजेंसी की एनिवर्सरी भी आने वाली
देखिए, आपातकाल इस देश का काला अध्याय था, कोई इसमें दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। लेकिन आज क्या कर रहे हो आप? कानून मानना नहीं, संविधान मानना नहीं, लोकतंत्र मानना नहीं, संघीय ढांचा मानना नहीं। ईडी को, सीबीआई को जिस प्रकार से आज ये सरकार इस्तेमाल कर रही है, पुलिस को जिस प्रकार से ये सरकार इस्तेमाल कर रही है, तमाम लोकतांत्रिक अधिकारों को छीना जा रहा है। संघीय ढांचे को कुचलकर राज्य सरकारों को खत्म किया जा रहा है। जहां बीजेपी हार जाती है वहां तोड़फोड़ शुरू कर देती है, खोखा खोखा शुरू कर देती है, करोड़ों रुपए के लेन देन करती है, विधायकों को खरीदती है, खरीद फरोख्त करती है और सरकारों को गिराती है। इसके अलावा कोई काम नहीं करती। तो प्रधानमंत्री जी अगर आज मन की बात में आपातकाल पर बोल रहे हैं तो सबसे पहले अपने काल के बारे में बोलना चाहिए। उन्होंने अपने काल को किस प्रकार से कलंकित करने का काम किया है, यह भी प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। सर, आदिपुरुष फिल्म में कुछ जो डायलॉग है जो विवादित है उसको लेकर आपने भी मुद्दा उठाया था। अब ये खबर आई है कि जो फिल्म के निर्देशक हैं, जो टीम है, उन्होंने बयान जारी किया है कि विवादित स्टेटमेंट्स हटाए जाएंगे। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात, मैं कल से देख रहा हूं भाजपाइयों को कह रहे हैं सैकड़ों करोड़ कमा लिया, सैकड़ों करोड़ कमा लिया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो सकती है? तुम्हारे इतने मुख्यमंत्रियों के आशीर्वाद से वो फिल्म बनी, योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से, शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से, हेमंत विश्व शर्मा जी के आशीर्वाद से, एकनाथ शिंदे जी के आशीर्वाद से, मनोहर लाल खट्टर जी के आशीर्वाद से, पुष्कर धामी जी के आशीर्वाद से, देवेंद्र फडणवीस जी के आशीर्वाद से। मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो चिल्ला चिल्ला के वो फिल्म कह रही है। इस फिल्म को देखा उन लोगों ने, इसमें पूरा सहयोग किया बीजेपी के नेताओं ने। तो क्या उस समय उनकी बुद्धि, उनकी सोच आसमान में चली गई थी? उनको अकल तब नहीं आ रही थी जब बीजेपी के नेताओं ने यह भाषा देखी, यह फिल्म देखी? और छोड़ दीजिए आप आम आदमी पार्टी की बात, रामानंद सागर जी के रामायण सीरियल में भूमिका निभाने वाले, प्रभु श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल जी ने भी इस फिल्म की निंदा की। उस सीरियल में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी जी ने भी इस फिल्म की निंदा की, इसकी अमर्यादित भाषा को शर्मनाक बताया। यह फिल्म रिलीज कैसे हो गई? सवाल तो इस बात का है, सेंसर बोर्ड जो है, भाजपाइयों का सेंसर बोर्ड, वो भांग खा के सो रहा था क्या? उसको अकल नहीं आ रही थी? आप प्रभु श्री राम के नाम पर एक फिल्म बना रहे हैं, उस पे एक काल्पनिक दृश्य दिखा रहे हैं जिसमें सीता मैया को कोई छोरा लगा रहा है। यह किसको स्वीकार्य है हिंदुस्तान में? बताओ जरा मुझे, किस व्यक्ति को यह स्वीकार्य है? किस हिंदुस्तानी को यह स्वीकार्य है? किस हिंदू को यह स्वीकार्य है कि कल्पना के आधार पर एक दृश्य, रामायण के आधार पर बनी फिल्म आदि पुरुष में दिखाया जाए जिसमें सीता मैया के गर्दन पर छुरी दिखाई जाए? किसको बर्दाश्त है बताइए आप? सुसैन वैद्य नहीं आ रहे हैं उसमें, फिल्म में। उसमें दो महिलाएं आ रही हैं। श्री लक्ष्मण जी को वैद्य की जगह वो आके जड़ी बूटी दे रही हैं। ये क्या बना रहे हैं आप फिल्म में? तमाशा कर रहे हैं। डायलॉग तो मैंने कल सुनाया था, आज दोबारा सुनाने का मन नहीं है, कहिए तो फिर से सुना दो। तो सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, भगवान श्री राम का, भगवान बजरंग बली का, माता सीता का घोर अपमान कर रहे हैं और भाजपाइयों के आशीर्वाद से कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं के मिलीभगत से कर रहे हैं।
और उसका जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं सैकड़ों करोड़ कमा लिया, सैकड़ों करोड़ कमा लिया। अरे वाजपेयियों, धर्म को धंधा मत बनाओ। बीजेपी के लोगों, धर्म को धंधा मत बनाओ। प्रभु श्री राम के नाम पे फिल्म बना के सैकड़ों करोड़ कमा लिया तो पीठ थपथपा रहे हो, सैकड़ों करोड़ कमा लिया, सैकड़ों। अरे भगवान का अपमान करके सैकड़ों करोड़ कमा लिया तुमने, उसका जश्न मनाओगे? तो इस फिल्म को बनाने वाले लोगों के खिलाफ, और ये जो लोग, जिन मुख्यमंत्रियों का नाम मैंने लिया है, इन सब को सामने आकर देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जो कल मैंने कहा था, आज फिर उस बात को दोहरा रहा हूं कि इन लोगों को सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए। और सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास कैसे किया, स्वीकृति कैसे दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और जेपी नड्डा जी को भी इस देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। क्या आप लोग बैन लगाएंगे सर दिल्ली में? क्या बैन लगना चाहिए इस फिल्म पर? देखिए, ये फिल्म तो अपने आप बैन हो जाएगी, लोग देखेंगे ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि ऐसी फिल्म को देखना ही नहीं चाहिए। अगर भगवान श्री राम का अपमान देखना है लोग तो जाएं, अगर माता सीता का अपमान देखना है तो जाएं, प्रभु बजरंग बली का अपमान देखना है तो जाएं फिल्म में, देखें अपमान। अगर रामचरितमानस का, रामायण का अपमान देखना है तो जाएं, अगर नहीं देखना है तो ना जाएं। लोग ही अपने आप बैन लगा दें। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।